ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। आज रायपुर जिले के वहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। धरसीवा, रायपुर ग्रामीण और दक्षिण के कार्यक्रम में आज भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। सुबह 11:30 पर मुख्यमंत्री निवास में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम होंगे और वहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 12:40 पर धरसीवा के संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। मां बंजारी गुरुकुल विश्वविद्यालय और पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर ग्रामीण विधानसभा के संकल्प शिविर में शिरकत करेंगे और करीब 3:30 पर रायपुर दक्षिण विधानसभा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और शाम को करीब 6 बजे जय स्तंभ चौक में वहां पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले रायपुर के नरेया तालाब टिकरापारा में नवनिर्मित रजत पुरी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। आज भूपेश बघेल का कार्यकाल, आज का जो पूरा शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज का शेड्यूल, आज रायपुर जिले के कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। धरसीवा, रायपुर ग्रामीण और दक्षिण में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब अगली और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। 13 अगस्त को जांजगीर में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12:30 पर दिल्ली से पहुंचेंगे रायपुर, हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे जांजगीर चांपा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जांजगीर में दोपहर 1:30 पर सभा को वहां पर उनके द्वारा संबोधन भी किया जाएगा। 4:30 पर रायपुर से दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे खड़गे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर वो पहुंचेंगे रायपुर, हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचेंगे। जांजगीर में 1:30 पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। 6 प्रशासनिक अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। भुवनेश यादव को पीएम गति शक्ति योजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसी के साथ सत्यनारायण राठौर को बनाए गए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उनको दिया गया। एसओजी वहां पर बनाए गए हैं। सारांश वित्तर को पीएम गति शक्ति योजना के प्रभार से मुक्त किया गया है और इसी के साथ इफ्फत आरा को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिव्या उमेश मिश्रा को संचालक भूमि एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पद्मिनी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की संचालक बनी और इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने भी ये आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल अब देखने को मिला है। ये रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इफ्फत आरा को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिव्या उमेश मिश्रा को संचालक भौतिक विभाग दिया गया है। पद्मिनी पनी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया गया है। 6 प्रशासनिक अफसरों के अब प्रभार बदले गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। भुवनेश यादव को भी, सत्यनारायण राठौर को भी और दोनों का प्रभार जो है बदला गया। इसी के साथ सारांश मित्तल को पीएम गति शक्ति योजना का प्रभार दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। 6 प्रशासनिक अफसरों के अब प्रभार बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भुवनेश यादव को पीएम गति शक्ति योजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसी के साथ सत्यनारायण राठौर को जो है खाद्य एवं निर्माण का एसओजी बनाया गया है। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है। इंदिरा
प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले में अब अपडेट सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। घोटाले की जांच प्रतिफल मिलने लगा है और बैंक के खाते से 28.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये सीएम के द्वारा कहा गया है। सारा पैसा लौटाएगा, घोटाला करने वालों पर जेल भी उन्हें भेजा जाएगा। ये सीएम के द्वारा ट्वीट के माध्यम से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उनके द्वारा कहा गया है कि घोटाले की जांच का प्रतिफल मिलने लगा है। बैंक के खाते में 28.5 लाख रुपए अब मिले हैं। ये सीएम के द्वारा कहा गया और ये भी कहा गया कि सारा पैसा जो है वो लौटाया जाएगा और आरोपी को जेल भेजा जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को अब बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर की शुरुआत कर दी है और वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा से संकल्प शिविर का आगाज किया गया। संकल्प शिविर को लेकर जहां कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं टिकट के दावेदारों को एकजुट की शपथ भी दिलाई गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राम सिया राम के नाम से गूंजता ऑडिटोरियम, रामधुन पर थिरकते कार्यकर्ता, भजन गाते विधायक और शंख ध्वनि से चुनावी तैयारियों का शंखनाद करते सूबे के मुखिया भूपेश बघेल। कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस के संकल्प शिविरों का आगाज हुआ। राममय वातावरण में कांग्रेसियों को शपथ दिलाई गई कि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, सभी कार्यकर्ता उसे विजयी बनाएंगे। मंच पर रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय समेत टिकट के सभी संभावित दावेदार भी मौजूद रहे। सबकी मौजूदगी में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री ने विकास उपाध्याय के कामों की तारीफ की। साथ ही राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। कुछ इसी तरह का नजारा रायपुर उत्तर के संकल्प शिविर में भी नजर आया। यहाँ भी सीएम, प्रभारी और पीसीसी चीफ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। वहीं दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। रायपुर पश्चिम और उत्तर दोनों ही विधानसभाओं में कांग्रेस ने अपने दावेदारों और कार्यकर्ताओं को दो टूक संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, उसे सभी जिताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभाओं में इसी तरह कार्यक्रम होंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के संकल्प शिविरों पर तंज कसा है। संकल्प शिविर की शुरुआत रायपुर पश्चिम से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, संकल्प शिविर के माध्यम से शुरुआत हुई है। प्रत्येक विधानसभा में एक संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग जाएंगे और यही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ऐसा है, तब की परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थिति और थी। कांग्रेस की जो पीढ़ी है आज वर्तमान में, उनको सत्ता का कोई अनुभव नहीं था। अभी भूपेश बघेल जी ने सबको सत्ता का अनुभव करवा दिया और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। शराब में भी भ्रष्टाचार हो सकता है, रेत में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है। ये सब चीज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिखाना है। राम नाम के साथ कांग्रेस ने अपने संकल्प शिविरों की शुरुआत की है। इन शिविरों में जहां एकजुटता और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने की कोशिश होगी, वहीं बूथ स्तर पर कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट भी सुनिश्चित करेगी। 2018 में तो इस फॉर्मूले का कांग्रेस को लाभ भी मिला था। 2023 में ये फॉर्मूला कारगर होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि हर सीट पर थोक में सामने आ रहे दावेदारों पर नियंत्रण कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर सियासी हलचल पैदा कर दी है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि नए चेहरों को पार्टी में मौका देंगे और वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना योजना के छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में शामिल करने के भी संकेत उन्होंने दिए हैं। और इस पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, कांग्रेस में टिकट वितरण की एक तय प्रक्रिया होती है। सभी मापदंडों के अनुरूप कांग्रेस में टिकट वितरण होगा और नए चेहरों को पार्टी ने पहले भी टिकट दिया है। वहीं उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि पार्टी हर वर्ग को सशक्त बनाने वाली योजनाओं को घोषणा करती है और उसे ही शामिल करेगी और ऐसे में अगर कोई भी अच्छी योजना है तो उसे लागू करने से कोई वहां पर
गुरेज नहीं है। एक सिस्टम है जिसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं का आवेदन मंगाया जाता है। उसके बाद में हमारे जिला स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर प्रदेश स्तर पर स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद में हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जो है नाम घोषित करती है। श्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कोई टिप्पणी किया है तो निश्चित तौर पर सोच समझ के किया होगा। देखिए, उन सारी योजनाओं को जिससे हमारी महिलाओं की बेहतरी हो, हमारे समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो कहीं न कहीं विकास में पिछड़े हो रह गए हैं, उनकी बेहतरी हो, कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करती है। निश्चित तौर पे ये लाडली योजना से महिलाओं की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे तो उनके अपने घोषणा पत्र में शामिल करने से हमें कोई गुरेज नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां 86 लाख मीट्रिक टन चावल जो है लेने के लिए केंद्र के फैसले के लिए वहां पर सरकार को धन्यवाद दे रही है, तो वहीं राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार के पास चावल की कमी है और इसी वजह से सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन जो है चावल लेने की सहमति दी है। और वही चावल प्रदेश के किसानों के खून पसीने और परिश्रम से वह तैयार करते हैं और इसलिए इस पर एहसान करने जैसी कोई बात करना उचित नहीं है। राज्य की सरकार जो डाटा एंट्री करना चाहिए, केवाईसी करना चाहिए, तो 18 लाख से ज्यादा किसानों का 6,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आने वाले समय पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद का पत्र देगा कि आपके कारण हमारा एक एक दाना धान खरीदा जा पा रहा है। केंद्र सरकार के पास में अपनी जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए चावल नहीं है। कर्नाटका जैसा राज्य 35 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र से मांग रहा है, एडवांस पैसा देने को तैयार है, केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है। तो केंद्र की मजबूरी है छत्तीसगढ़ का चावल खरीदना। केंद्र की मजबूरी है कि छत्तीसगढ़ के हमारे 28 लाख किसानों के सामने हाथ पर फैलाना ये कोई एहसान नहीं है। धन्यवाद देने में हमें कोई गुरेज थोड़ी है, हमारी केंद्र सरकार है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार फिर से 9,500 सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे और वहीं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है 5 कॉलेजों के बंद होने के कारण 2,000 सीटें जो है वो कम हो गई है और इसी कारण इंजीनियरिंग के प्रति छात्रों का रुझान जो है लगातार कम हो रहा है। हालांकि कंप्यूटर साइंस समेत कुछ अन्य ब्रांच के प्रति छात्रों के रुझान जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से सीटें नहीं पा रहे हैं, लिहाजा कॉलेज बंद करना भी वहां पर पड़ सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 5 साल में इंजीनियरिंग की 60,000 सीटें घटी। ऐसे घट रही इंजीनियरिंग की सीटें। वर्ष 2019-20 कॉलेज 38, सीट 15,605। वर्ष 2020-21 कॉलेज 33, सीट 12,021। वर्ष 2021-22 कॉलेज 33, सीट 11,291। वर्ष 2022-23 कॉलेज 33, सीट 11,494। वर्ष 2023-24 कॉलेज 29, सीट 9,500। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के नतीजे आने के बाद प्रवेश को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि छात्रों का रुझान लगातार इंजीनियरिंग के प्रति कम होता जा रहा है। नौबत यह है कि कॉलेजों को बंद करना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग का झुकाव निश्चित तौर पर कम हुआ है। इसका एक वजह ये कह सकते हैं हम कि जो इंजीनियरिंग का स्कोप जो राज्य स्तरीय हम देखते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम हुआ है और कहीं ना कहीं इसके अलावा मेडिकल हो गया, पीएससी में लोग ज़्यादातर जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो चीज़ वो पढ़ते नहीं। आजकल के बच्चे लोग घूमने फिरने इस सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका ही अच्छे से हो पा रहा है। और अभी क्या चल रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी बंद भी हो रहे हैं और लंबे समय तक हमने देखा है कि जॉब की दिक्कत हो रही थी इंजीनियरिंग, इस कारण स्टूडेंट लोग भटक रहे हैं उस कारण से। शिक्षाविद का कहना है कि कॉलेज को संचालित करने वालों को इस ओर ध्यान देना होगा। आखिर क्यों बच्चों का मोह भंग इंजीनियरिंग से हो रहा है?
वे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन की कमी को भी इसकी वजह मानते हैं। वहीं कॉलेज संचालकों का कहना है कि आज भी छत्तीसगढ़ से ज्यादा प्लेसमेंट इंजीनियरिंग में होते हैं। यहाँ प्रतिभा और वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं एक बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूँ और मेरा मानना ये रहा है कि इंजीनियर्स की डिमांड पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस इंजीनियर में क्वालिटी होनी चाहिए, वो समाज में कुछ दे पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। केवल डिग्री मात्र होने से नहीं होता। अगर ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो कॉलेज ऑपरेटर्स हैं, अगर ये चाहें तो डेफिनेटली आने वाले सालों में हम इस सिनेरियो को बदल सकते हैं। ऐसी क्या बात है कि बैंगलोर और बाहर के कॉलेजेस में हमें डोनेशन देने पड़ रहे हैं और हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ कॉलेज में लोग काफ़ी कम फीस में भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। 5 साल पहले तक इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए हजारों छात्रों की कतार लगी रहती थी, लेकिन इंजीनियरिंग की महंगी पढ़ाई के बाद बहुतों को रोजगार नहीं मिला तो इसकी पढ़ाई से मोह भंग होने लगा। वैसे शिक्षकों का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है, फिर भी कॉलेजों को चाहिए कि वे ऐसी शिक्षा दें कि छात्र अपने जीवन में सफल हो सके। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में 9 मजदूरों को बेंगलुरु के प्राइवेट कंपनी में एक बंधक बनाने का मामला सामने आया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ब्रजस्पति सिंह ने एक पहल की और पुलिस ने मजदूरों को बेंगलुरु से रेस्क्यू किया गया। दरअसल जिले के आरागाही नवापारा गांव से कुछ मजदूर रोजगार के लिए बेंगलुरु स्थित वहां पर एक कंपनी में काम करने के लिए गए थे, और लेकिन इस कंपनी ने मजदूरों को उनकी तय मजदूरी से कम का भुगतान किया गया था, और इसके बावजूद मजदूरों को वहां पर ओवरटाइम पर भी काम करना पड़ रहा था। और इसके बाद कुछ मजदूरों को वहां से भागकर वापस अपने गांव आकर और पूरी घटना की जानकारी विधायक को उनके द्वारा दी गई। और इसके बाद पुलिस ने कंपनी में बंधक बनाए गए सभी मजदूरों को पहले वहां पर बकाया मजदूरी का भुगतान करवाया और फिर सभी को सकुशल वापस जिले में लेकर आए। माननीय विधायक महोदय के माध्यम से एक हम लोगों के पास जानकारी प्राप्त हुई थी। बाद में आवेदक पुलिस के पास उपस्थित हुआ था, उसके द्वारा अवगत कराया गया कि वो काम करने के लिए कर्नाटक के बेंगलोर गए हुए थे। उसमें से जहां काम किया जा रहा था उनके द्वारा उन आदमियों को उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। एक आदमी वहां से अलग होकर के आया हुआ है, बाकियों को रोक लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल एक पार्टी का गठन किया गया, पुलिस पार्टी का, और रवाना किया गया। बेंगलोर में जाकर के जो बंधक बना हुए 9 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू करके अलग किया गया। मेरे पास आके सूचना बताया कि इस तरह के हम लोग साथ हुआ है, और अभी भी 9 हमारे साथी वहां बंधक बनाए हुए हैं। हम लोग भागकर वहां से आ गए हैं और कोई पैसा नहीं दे रहा है। कोरबा के भिलाई खुर्द वार्ड के किसान इन दिनों बिजली घरों से निकालने वाली राख से परेशान हैं, और वहीं पर इसी इलाके में बिजली घरों से निकलने वाली राख डंप कराई जाती है। बारिश के मौसम में राख पानी के साथ बहकर किसानों के खेतों में जा घुसती है, जिससे किसानों की फसल में काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं किसानों ने स्थानीय पार्षद के मनमाने रवैये पर नाराजगी जताई है, और इस मामले पर किसानों ने प्रशासनिक अधिकारी के पास गए और वहां पर जरूरी कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा की गई। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए INS 24/7।